So hello students, myself Dr. Abhishek Garg, MBBS from Government Medical College फिरोजाबाद। तो अभी हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी किसकी, फॉरेंसिक मेडिसिन के इंट्रोडक्शन की, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और बहुत सारे ऑफेंस की बात की थी, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल और सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन सब की हमने बात की थी। अभी हम इसके कुछ MCQs देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो बात करें, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर शेयर्स डिटेल्स ऑफ ए पेशेंट्स इलनेस एंड अनदर कलीग्स इन ए सोशल गैदरिंग विदाउट द पेशेंट कंसेंट, दिस इज ए वायोलेशन ऑफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कोई एक डॉक्टर है, वो अपने किसी पेशेंट की इलनेस यानी डिजीज़ के बारे में अपने किसी कलीग को बता दे रहा है ना। तो ये किस तरीके, विदाउट पेशेंट कंसेंट, तो किस तरीके का वायोलेशन है। तो हमने बात भी की थी जब मेडिकल एथिक्स जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बोला था कि मेडिकल एथिक्स का मतलब ही क्या है। तो मेडिकल एथिक्स का मतलब ही ये है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखे। डॉक्टर है तो डॉक्टर ने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन कहाँ किया, उसने तो डॉक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दूसरे कलीग को बता दी बिना उसके कंसेंट के। तो उसने वायोलेशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया किसका, मेडिकल एथिक्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडिकल एथिक्स। तो फिर अगला हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइकेट्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ द फेलियर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम लीड्स टू डेथ बाय। हमने 3 बोले थे इसमें, रेस्पिरेटरी में फेल हो गया तो एस्फिक्सिया से डेथ हो जाएगी, सर्कुलेटरी में फेल हो गया तो सिंकोप से डेथ होगी, और ब्रेन फंक्शन नर्वस सिस्टम में डेथ, मतलब उसकी गड़बड़ हो गई तो कोमा की वजह से डेथ हो जाएगी। तो इसने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम अगर फेल हो गया है तो डेथ किस वजह से होगी, तो आंसर इज सी, सिंकोप की वजह से, है ना। तो फिर अंडर दी अपडेटेड क्रिमिनल्स लॉ, एक ये इंजरी की डेफिनेशन हमने नहीं देखी थी लेक्चर में। तो इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 BNS, उसके हिसाब से इंजरी की डेफिनेशन होती है, एनी हार्म whatever illegal caused to a person in body, mind, reputation or property and corresponds to which section of the भारतीय न्याय संहिता। तो आंसर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो ये इंजरी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ने, एनी हार्म व्हाटएवर इलीगल कॉज टू ए पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, उसका रिलेवेंट BNS सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, केस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो फॉर ए टर्म एक्सेडिंग 2 years इज लीगली क्लासिफाइड एज, है ना। यानी सीधी सी बात है, जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, तो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किस में होती है, वारंट केस में होती है। सम्मन केस में तो सज़ा कितनी होगी, 2 साल से कम की होगी। तो वारंट केस आएगा जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, तो आंसर इज सी, ठीक है ना। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, चल जाओ। इन ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल, जिनमें मतलब परमिशन अलाउड होती है कंप्रोमाइज़ करने की, तो कंप्रोमाइज परमिटेड होता है उनमें विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में। तो इन कंपाउंडेबल ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, द विक्टिम कैन इजीली कंप्रोमाइज विद द एक्यूज्ड। तो नो कंप्रोमाइज परमिटेड नहीं होती इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ए कंप्रोमाइज और म्यूचुअल स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो कंप्रोमाइज जो है परमिटेड नहीं होता, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो ये आंसर आएगा इसका 5 में सी। तो कंप्रोमाइज प्रोहिबिटेड होता है ना, कंप्रोमाइज अलाउड नहीं होता, बिल्कुल कंप्रोमाइज अलाउड होता है वो तो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। तो नो कंप्रोमाइज परमिटेड, तो नॉन कंपाउंडेबल, तो आंसर सी आ जाएगा इसका। कंप्रोमाइज और म्यूचुअल स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो फिर हम देख रहे हैं अगला, तो इसमें विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड पीस इन सोसाइटी एंड अपॉइंट दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये हमने देखा भी था इस तरीके से। कहाँ पर है ये रहा, देखो ना। तो इसमें कहा है मेंटेनिंग जनरल लॉ, तो इसको अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इस डायरेक्टली कौन इसको अपॉइंटमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो इस प्रकार से तो कौन इनको अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना है। और फिर द स्पेसिफिक इंजरी और डिजीज प्रोसेस दैट सेट्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेन और इवेंट्स रिजल्टिंग इन डेथ, हमने ये डेफिनेशन एग्जैक्टली देखी थी। जब फिजियोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स बिगड़ जाए तो किसी प्रोसेस की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे, कॉज ऑफ डेथ। तो देख लेते हैं, वो कॉज ऑफ डेथ ही कहेंगे उसको। तो कहाँ है, तो ये देखो ना, द स्पेसिफिक इंजरी डिजीज और टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इनिशिएट द फिजियोलॉजिकल चेन इवेंट्स रिजल्टिंग इन सेसेशन ऑफ लाइफ, तो आंसर इज कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। फिर जो है, फिर अगला, द फेलियर ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम लीड्स टू डेथ बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू बाइकेट्स ट्राइपॉड लव्स। एस्फिक्सिया क्या आएगा इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, 8 में सी। फिर कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल फेलियर ऑफ ब्रेन फंक्शन लीड्स टू डेथ बाय, तो ब्रेन फंक्शन की वजह से डेथ हो रही है तो किसकी वजह से होगी, वो कोमा की वजह से, 9 में सी।
ए पेशेंट डाइज ड्यू टू सडन फेल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, सिनकोप की वजह से डेथ होगी। द लीगल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, होमिसाइडल सुसाइडल। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, अगर समझ में नहीं आए तो देखो सोल्यूशन उसका ना। और अगले पीपीटी से एकदम लिख भी दूंगा मैं आंसर इसका क्या है, अभी तो सिर्फ बोल के बता रहा हूँ ना। तो और पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देख लो, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चंस, नहीं तो कैसे आएंगे समझ में। और लेक्चर के नोट्स मैं प्रोवाइड कर नहीं रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल तो होगा, ये तो मुझे पता ही है। तो उन मटेरियल्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनको मैं समझा रहा हूँ डिटेल में। मतलब जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपको आपके लेक्चर, मतलब जो भी आपके पास कोचिंग मटेरियल है वो उसमें मिल जाएंगे वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीपीटी भी डाल दूंगा ड्राइव लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके मैम। तो लीगल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेनिंग हाउ डेथ अकर डिफाइन दी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से डेथ अकर्ड हुई है, होमिसाइडल सुसाइडल, ये सब क्या है, ये मैनर ऑफ डेथ है। ये मैं हमने बोला था ना, नेचुरल होमिसाइडल सुसाइडल, और कौन सा रह गया, नेचुरल होमिसाइडल सुसाइडल अनडिटरमाइंड, और एक और रह गया जो भी वो, तो मैनर ऑफ डेथ में आएगी सारी चीज़ें, देख सकते हो आप यहाँ पे मैनर ऑफ डेथ है ना। तो मैनर ऑफ डेथ कहाँ है, ये रहा ना, एक कौन सा एक्सीडेंटल रह गया ना, तो मैनर ऑफ डेथ में आएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इस प्रकार से, है ना। तो अब हम बात करें इस प्रकार से किसकी, दैट इज अंडर द अपडेटेड क्रिमिनल लॉज इंजरी इज डिफाइंड, अभी आया था क्वेश्चन, तो इंजरी को डिफाइन करने वाला बीएनएस कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 बीएनएस है, 12 में सी आंसर आएगा इसका। एनी बॉडीली पेन, एक डेफिनेशन एग्जैक्टली हमने नहीं पढ़ी लेक्चर में, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली याद रखनी है। एनी बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी इलीगल पोज्ड टू ए पर्सन इज लीगली टर्म्ड एज, तो इसका आंसर होता है हर्ट। तो ध्यान रखना ना, इंजरी में तो जरूरी नहीं है कि पर्सन को कोई फिजिकल दिक्कत हो ना, इंजरी में तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचे तो भी वो इंजरी है, उसकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आए तो भी वो इंजरी है। लेकिन जो ये है आपका मतलब हर्ट है, हर्ट में तो ये कि बंदे को फिजिकल मतलब उसको कोई दिक्कत कर दी गई है ना, बॉडीली पेन हो गया या डिजीज हो गई या कोई इन्फर्मिटी, तो वो आ जाएगा हर्ट, है ना। तो फिर अब आता है यहाँ पे एन ऑफेंस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द अक्यूज विदाउट ए वारंट, तो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, तो वो क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होता है वो जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, तो वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 14 मार्क्स है बी। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर रेप एंड डेकोर्टी आर लीगली क्लासिफाइड अंडर बीएनएसएस एज, तो ये देख सकते हो सीरियस क्राइम है तो पुलिस जैसे बेल तो मिलेगी नहीं, तो नॉन बेलेबल आएगा, तो पहला और डी तो खत्म ही हो गए, तो नॉन बेलेबल हो जाएगा ये, मतलब नॉन बेलेबल है। और कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल में क्या होता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं वो ना, तो ये जो क्या है सीरियस क्राइम है इनमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल आंसर आएगा इसका 15 में बी, ठीक है ना। तो 15 में बी आएगा कॉग्निजेबल एंड जो है नॉन बेलेबल, है ना, कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, नॉन कॉग्निजेबल की इसमें कर सकती है, सीरियस क्राइम है तो कॉग्निजेबल, है ना। तो 15 बी आएगा इसका आंसर। फिर ए क्रिमिनल केस कंसर्निंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, है ना, 2 साल से ज़्यादा सजा होगी किसी में, वारंट केस होते हैं वो। ए समन केस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2x ऑफ द बीएनएसएस एज वेयर द मैक्सिमम इम्प्रिजन 2 सेक्शन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन x, किसके लिए ये समन केस के लिए क्या होती है, उसमें सजा लेस देन 2 ईयर्स, तो 17 में भी आ जाएगा। Offense in which a mutual compromise or settlement between the victim and the accused is strictly prohibited by law, मतलब म्यूचुअल कंप्रोमाइज प्रोहिबिटेड होता है तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आ जाएगा वो ना, इसमें कंप्रोमाइज परमिटेड नहीं होता, तो म्यूचुअल कंप्रोमाइज सेटलमेंट बिटवीन द विक्टिम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो 18 भी आ जाएगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है ना। तो फिर इन ए क्रिमिनल केस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स लाइज ऑन द, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना, सीधी सी बात है, उसको संदेह है तो भी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको शक उस पर क्यों है, किसको, प्रोसिक्यूटर को, है ना, तो प्रोसिक्यूटर को शक क्यों है किसी पर्सन के ऊपर कि उसने ऐसा किया होगा, तो आंसर सी आएगा इसमें, तो प्रोसिक्यूटर को शक होता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। मेंटेनिंग जनरल लॉ ऑर्डर एंड पीस सोसाइटी विद इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये बात हमने लिखी था ना यहाँ पे, इनका मेन काम ही क्या होता है जी, जो है ये देखो, मेंटेनिंग जनरल लॉ ऑर्डर एंड पीस विद इन सोसाइटी, है ना, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मेनली काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो नीट पीसी आईएनआईसीटी और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं एफएमजीई उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमने लेक्चर का कंटेंट है।